हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। तैयारी आप लोगों की एकदम मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है भाई। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले तो मैं आप लोगों का नीट मंत्रा चैनल पर, जहाँ पर आज हम लोग बहुत बढ़िया सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने एक प्लेस पर लिखे हैं मैंने, और ये मैं आज आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार आज मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों। और उसके साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पर मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक। तो भाई हमारी क्लासेस का टाइम होता है 11 PM पर होता है मेरी डेली क्लास इनऑर्गेनिक की, और बाकी आपके यूट्यूब पर नीट अकेडमी चैनल पर। तो ठीक है भाई, वहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको सारे फॉर्मूलाज, चलिए फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो भाई सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड एसआई यूनिट हम लोग देखने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपका जो होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी विच आर डिनोटेड बाय द सिंबल्स। लेंथ के लिए एल हो जाएगा, एल से एल। मास के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी, करंट के लिए कैपिटल आई, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन, एन इज इक्वल टू मोल। ठीक है, ओके सर। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए दोस्त आईवी से हम लोग डिनोट करते हैं, मीटर एसआई यूनिट में है ये। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैल्विन, मोल्स और कैंडेला। तो मास के लिए एम, केजी, सेकेंड्स, एम्पियर, कैल्विन, मोल और ये हो गया कैंडेला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रेफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो हम मान लो अपन एसआई सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखना, मैं आप लोगों को एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ। हम किसको जानते हैं कि हम सेंटी को जानते हैं। ठीक, सेंटी के बाद मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, येप्टो, जेप्टो और योक्टो। ठीक है, देखो याद करने का तरीका, मिली, एमएनपी, मिली मतलब मिलीमीटर्स, माइक्रोमीटर्स, नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स, देन फेम्टो, मिली एमएनपी, फिर एटो, जेड वाई, फिर एटो जेड वाई। ठीक है, तो दोस्त देखना, अब मिलीमीटर तब 10-3, अब आप -3 से इसको हर बार प्लस मतलब -3 इसमें ऐड करते जाओ। तो 10-3 ऐड किया तो क्या हो गया -6, फिर आप -3 ऐड करो -9, फिर आप -3 ऐड करो -12, फिर आप -3 ऐड करो -15, -18, -21, -24। हम लोग क्या करते गए दोस्त, बस ऐड करते गए -3। तो कैसे याद रखना है, मिली एमएनपी, एटो, मिली एमएनपी, फिर एटो जेड वाई। तो जेड वाई अगर आपको ना भी याद रहे तो नॉट अ बिग इशू। ठीक है, बाकी आपको सब याद होना चाहिए। मेनली आपका फेम्टो तक काम आता है, मेनली आपका फेम्टो तक काम आएगा यहाँ पर आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर। ठीक, अब दोस्त इसके बाद जैसे हमारा वहाँ पर था, अब हम लोग यहाँ पर किसको जानते हैं, सेंटी के बाद किलो को। तो किलो के बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा और योटा। तो हम जानते हैं किलो में क्या हो जाता है, 10⁻3। उसके बाद आप +3 करते चले जाओ यहाँ पर भी। तो दोस्त क्या हो गया हमारा, क्या ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक, तो 12+3 करेंगे 18 आ जाएगा, 18+3 करेंगे 21 आ गया, 21 में +3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ मोल कॉन्सेप्ट में। एकदम सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको मास दिया हुआ है, अगर आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम है, तो क्या करेंगे हम, अगर हमें मास ऑफ एक एटम का निकालना है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का, तो मैं क्या करूँगा, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो ग्राम मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं एटम्स के थ्रू, तो नंबर ऑफ एटम्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक ठीक, तो भाई अब इसी फॉर्मूला से आप खेल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया, क्या है सर वो फॉर्मूला। आपको मोल्स निकालने हैं, मोल्स के दो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ग्राम को मतलब आपका जो मास दिया हुआ है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, मॉलिकुलर वेट से। और अगर आपको एटम्स दिया हुआ है तो क्या करोगे, एटम्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। आपका ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एकदम सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, एक कंडीशन और होती है, एट एसटीपी अगर आपको दिया है, आपको वॉल्यूम दिया है, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 22.4
लीटर्स, ठीक है। अगर इसको ml में करना हुआ तो v इज इक्वल टू 22400 ml, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूलाज दोस्तों वही हैं, बस हम लोगों ने इसको घुमाया है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ एटम्स के लिए सेम चीज़ भाई, ठीक है। चलो अब भाई मैंने बता दिया वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन सेंटीमीटर्स, तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपको डीएम क्यूब में दिया हुआ है, मतलब लीटर्स में दिया हुआ है, तो आप 22.4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यही आपका है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम। मास परसेंटेज अब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज, मास परसेंटेज कितना हुआ, ठीक। मोल फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है। दो मतलब चलिए मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है जिसमें एक्स और वाई दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है, या मान लेते हैं ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बताना है, तो आप कैसे बताओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स मुझे, सर तो मोल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन एक्स प्लस एन वाई। समझ में आई ये बात आप लोगों को यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। इसको डिनोट करते हैं बाय द टर्म x1, ठीक, या x, ठीक, x, ओके सर। तो भाई देख लो ये आपके फॉर्मूलाज हो गए जो मैंने अभी बताया आपको। x1 इज इक्वल टू मोल ऑफ n1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, x2 में भी क्या हुआ n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मोलैरिटी को डिफाइन करना है तो, मोलैरिटी को डिफाइन करना है तो देखो दोस्त सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखो, डिवाइड कर दो उसको वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में, ठीक। अगर आपको बाई चांस वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको ml में दिया हुआ है, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, तो मोलैरिटी का हम लोग समझ गए। चलिए सर ओके। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को क्या हम लोग कह सकते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आप कैसे भी कर लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का तो आप निकाल ही लोगे, तो ये हो गई मोलैरिटी। एक बात याद रखना, मोलैरिटी हो गई हमारी, ठीक है। तो भाई सेम चीज़ें हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। अब देखो मोलैलिटी मैं, और ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं, मोलैलिटी दोस्त क्या, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी एक हंसी वाली बात बताता हूँ। हमारे जैसे हम लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फेमस होती है लिट्टी, दैट्स अ सॉलिड पार्टिकल, वो एक सॉलिड होता है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो दोस्त सॉलिड क्या, नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है सॉलिड है तो उसको केजी में ही लोगे, एमएल में तो लोगे नहीं, ठीक। और मोलैलिटी में आप सॉल्वेंट यूज करते हो, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मोलैलिटी में आपको क्या क्या याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, इन किलोग्राम, ओके सर। मोलैलिटी अभी मैंने समझा दिया, वो सब हो गया। तो मोल्स है अगर भाई, तो ये तुम्हें सिंपल सा है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। मोलैलिटी समझ गए, मोलैलिटी समझ गए, अब आ जाओ नॉर्मेलिटी के ऊपर, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई, सिंपल सा जानो, एकदम सिंपल सा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। अब ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालना है, बात अब इसकी फंसती है, ठीक है। देखो अब ग्राम इक्विवेलेंट जान जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। वो भी एक दो क्वेश्चन में भी ये बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर आपको पता है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, मास बाय मास जो आपको दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक। अब इक्विवेलेंट वेट भाई, इक्विवेलेंट वेट मतलब होता है, इक्विवेलेंट वेट में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, चलो। इक्विवेलेंट वेट मतलब होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एन, या एन मतलब क्या है, फैक्टर, ठीक। अच्छा फैक्टर कैसे निकालें सर, अब भाई क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन आएगा ही ना। चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर देखो कोई एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस जो कि वो डोनेट कर सकता है वो हो जाएगा। बेस के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ OH माइनस दैट कैन बी डोनेटेड आउट ऑफ एट, ओके सर। अब दोस्त अगर एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट, सॉल्ट में क्या होता है सर,
सिंपल सी बात, आप सिर्फ या तो पॉजिटिव चार्ज देखो या तो नेगेटिव चार्ज दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा Al2Cl या AlCl3, यहाँ पर अब आपका पॉजिटिव चार्ज कितना है, क्या Al के ऊपर +3 आ रहा है, तो भाई +3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर n फैक्टर, ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट्स बाय n। ठीक है दोस्त, इजी फॉर्मूला है ना। हाँ भाई, थोड़ा सा नॉर्मलिटी में यही सब प्रॉब्लम आती है इक्विवेलेंट मास निकालने की बात, तो मैंने इक्विवेलेंट मास भी आप लोगों को यहीं पर बता दिया। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई मोलैरिटी इक्वेशंस। ठीक, देखो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक, दोनों का वॉल्यूम ऑफ ए ये हो गया V1, ये हो गया V2, M1 मोलैरिटी, M2 हो गया मोलैरिटी ऑफ बी। अब तुम्हें x बाय वाई मतलब स्टाइकियोमेट्री बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा, x बाय वाई इज इक्वल टू M1V1 बाय M2V2। ठीक, ठीक है, ये एक चीज तुम्हारे काम आती है, ये मोलैरिटी की इक्वेशन हो गई दोस्त। उसके साथ यहाँ पर एक चीज और आती है, मोलैरिटी का आप लोग यूज तब करते हो जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपको जो क्वेश्चन दिया होता है इसमें डाइल्यूशन में, वो कैसा दिया होता है सर, डाइल्यूशन में देखो जैसे मान लेते हैं अगर इनिशियल वॉल्यूम तुम्हारा V1 है, ठीक, इसकी मोलैरिटी M1, तुमसे क्या पूछेगा कि तुमने इसमें मान लेते हैं कुछ इसकी वॉल्यूम हो गया V2, इसकी मोलैरिटी बताओ M2 बताओ आप, तो क्या करोगे अब फिर से M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक, तो ये एक यूज आता है दोस्त मोलैरिटी का। चलिए आगे चलें। ओके भाई, नॉर्मलिटी में N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विवेलेंट मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, मैंने अभी बताया इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब आइदर पॉजिटिव चार्ज यू हैव टू कैलकुलेट या और नेगेटिव चार्ज ओनली, तो आपको सिर्फ एक ही कैलकुलेट करना होता है यहाँ पर। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H+ विच कैन बी डोनेटेड, नंबर ऑफ H+ विच कैन बी डोनेटेड। बेस के बारे में बताऊं तो नंबर ऑफ OH- विच कैन बी रिलीज फ्रॉम हियर। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो अब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होता है दोस्त, क्या मैं एक बात पूछूं, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे नहीं रहने दो। ठीक, चलिए नॉर्मेलिटी में इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक, आपको अगर मोलैरिटी दी हुई है तो अगर आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नॉर्मेलिटी। एकदम बेसिक सी चीज, ये मैंने आपको अभी एन फैक्टर अभी बताया थोड़ी देर पहले। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अभी मैंने समझा दिया है पूरा का पूरा। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द 2 into वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द 2 into द वेपर डेंसिटी। ओके सर, चलिए अब आ जाओ दोस्त, एस्टिमेशन ऑफ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अ 5 पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी चीज, आर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4kZe का स्क्वायर mv²। ठीक है, ठीक है भाई, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अ अल्फा पार्टिकल। भाई ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने यहाँ पर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, R इज इक्वल टू R0, A का 1/3, A का 1/3 मतलब अंडर क्यूब ऑफ A। ठीक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए तो सर, तो h/v हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है भाई तुमसे। ठीक है भाई, देखो सिंपल सा देखना, काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट भाई, जो तुमने एनर्जी दी है माइनस कर दो क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, माइनस कर दोगे क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लेते हैं कि एक मेरा ये मेटल है, यहाँ पे मैंने कोई फोटोन गिराया, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इसको मैं मान लेता हूँ hv। ठीक, अच्छा अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकलने वाला है, जो उस मेटल से निकलेगा, क्या उसके पास कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड जरूर होगा, है ना, मतलब कि कम से कम इसको इतनी एनर्जी मिलेगी तभी जाकर के ये एग्जिट कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, hv माइनस
फाई इज इक्वल टू के मैक्स। के मैक्स के बारे में अच्छे से जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, अब बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। दोस्त देखो, अब एम वी आर मतलब दोस्त क्या ये, ठीक, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू आर। ठीक, एन एच बाई टू आर, टू पाई होगा। ठीक, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है, अब ई एन क्या है दोस्त, ठीक, ई एन क्या होगा तुम्हारा, देखो ई वन, तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को याद करो, 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू जूल पर एटम। अगर मैं आर एन की बात करूं तो एन स्क्वायर बाय जेड करना, ठीक, और ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बस, ये जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है और रेडियस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, और ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक, भाई अभी आपका क्या हो गया, वेलोसिटी, तो 2 पाई जेड ई का स्क्वायर बाय एन एच। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फाई इज इक्वल टू एच बाय पी, पी क्या है, मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एच बाय एम सी, मास। और ठीक है, चलो अब वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, ठीक, जो वेवलेंथ तुम्हारा फोटोन से निकल रहा है, ठीक है, वो देखना अब, आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन वन का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू का होल स्क्वायर। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम लोग बात कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, भाई विद इन लास्ट 2 ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेनली आपके जो फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए हम लोग आप लोगों को, इसलिए खासतौर से मतलब हम लोग आप लोगों को फोकस कर रहे हैं कि आप ये वाले क्वेश्चन मतलब कम से कम एक बार आपके चेहरे के सामने से क्वेश्चंस हो जाएं, मतलब क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूलाज आपको पता पड़ जाए। ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इज मोर देन एच बाय 4 पाई। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ठीक, ओके सर। क्वांटम नंबर्स नाउ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है तुम्हारा। ठीक, चलो एक एक करके देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं। जो तुम्हारे पीरियड्स के नंबर होते हैं ना, जो तुम्हारे पीरियड्स के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर तुम्हें निकालना है दोस्तों, एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है दोस्त, देखो सिंपल सा, एल एल क्या होता है तुम्हारा, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एन है 2, ठीक, तो भाई क्या करेंगे, अगर आपको एल की वैल्यू चाहिए तो क्या 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 एल हो सकते हैं यहाँ पर, एक तो होगा आपका 0 और एक होगा आपका 1, मतलब n माइनस 1 आप जो कर दोगे वो आपका लास्ट होगा। आपको स्टार्ट कब कहाँ से करना है, हमेशा 0 से। ठीक है, और कहाँ तक होगा ये आपका एल का, एल क्या होगा, लास्ट वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1, लास्ट वैल्यू क्या होगी आपकी n माइनस 1। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल 2l प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, अच्छा एक चीज और, एस पी डी एफ जानते हो ना, बिल्कुल सर, एस इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2 एंड एफ इज इक्वल टू 3। ठीक, तो दोस्त अगर मैं बात करूं 2 पे है, एन इज इक्वल टू 2, तो एल एक 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 2 में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक एस प्रेजेंट होगा, एक पी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें सब शेल में अगर मैं बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करना चाहता हूँ एस में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, तो आप मुझे कैसे बताने वाले हो, या सब ठीक है ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे तो कैसे बताओगे आप मुझे। अच्छा एक चीज़ और, सबसे पहले होती है शेल, फिर सब शेल। ठीक है, सबसे पहले हो गई शेल, फिर हो गई तुम्हारी सब शेल, फिर लास्ट में होता है तुम्हारा ऑर्बिटल्स, लास्ट में तुम्हारा क्या होता है, ऑर्बिटल्स। ठीक है दोस्त, चलो हाँ, तो सर देखिएगा फटाफट से अब। ठीक, तो क्या हुआ सर, हाँ सॉरी, तो एस हो गया, एस इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस इंटू 0 प्लस 1, तो कितना ऑर्बिटल मिलेगा हमें, एस में 1, पी में कितना 3, ठीक, तो डी में 5, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालने का दो तरीका होता है भाई, या तो एक एन एच बाई टू पाई कर दो, या तो अगर आपको एल दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, एन एच अंडर रूड एल बाय एल प्लस 1, अंडर रूड एल बाय एल प्लस 1। ठीक है, आपके सिंपल से दो फॉर्मूलाज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नहीं भाई, देखो सिंपल सी बात, अगर एस ब्लॉक है तो इनर्ट गैस NS1+2, पी ब्लॉक है तो इनर्ट गैस NS2 प्लस NP1+6। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, पी ब्लॉक में पी में तुम्हारा 1 से 6 तक आ सकता है, एस ब्लॉक में क्या, NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स। डी की बात करें तो यहाँ पर डी जो है तुम्हारा, डी में तुम लोगों को पता है कि हम लोग एस में से भी ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक की बात करूं, कॉपर तो सर क्या होना चाहिए, 4s2 3d9 होना तो ये चाहिए था, लेकिन होता क्या है दोस्त, 4s1 3d10। मतलब क्या हुआ सर कि यहाँ पर S में भी आपको कुछ ना कुछ घपला मिल सकता है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, NS में 1/2 या n-1, D से 1/10। एफ ब्लॉक देखते ही पहचान जाओगे कि एफ जो होगा तुम्हारा इनकम्प्लीट होगा, और डी में क्या होगा, 0 से एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और NS2 को आप छूने भी नहीं वाले हो। ठीक, चलो अब आ जाओ दोस्त, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, जल्दी बताओ, बढ़ेगी सर, इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा, वो एटॉमिक रेडियस तुम्हारा इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोइंग डाउन टू द बॉटम डिक्रीज करेगी ये तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल सी बात बता दी। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है दोस्त, देखो बॉयल्स लॉ में एक चीज जानो, बॉयल सुना है, बॉयल वर्ड कभी सुना है तुम लोगों ने, ठीक, तो यहाँ पर क्या कर दो, बॉयल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, और एन तो सब में कांस्टेंट रहता ही है, तो देखो PV इज इक्वल टू nRT, टी कांस्टेंट हो गया, एन कांस्टेंट हो गया, आर होता ही तुम्हारा कांस्टेंट है, तो क्या पीवी तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, चार्ल्स लॉ दोस्त, अब चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ में तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, एन तुम्हारा वैसे भी कांस्टेंट ही रहेगा। चलो भाई फिर देख लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू nRT, दोस्त पी तुम्हारा कांस्टेंट है, एन तुम्हारा कांस्टेंट है, आर तुम्हारा वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो क्या हम बना V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 कर दे। चलो आ जाओ भाई, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू nRT। अगर तुम्हें इसी को देखो, सारे फॉर्मूलाज याद करने वाले नहीं होते हैं, अब इतना बेसिक होता है, पीवी इज इक्वल टू nRT लिखा है, तो क्या मैं n को लिख सकता हूँ मास बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय RT पीवी, तो क्या मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा सर, P इज इक्वल टू डी आर टी बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये R है, ठीक है, DRT बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है सर, कंबाइंड गैस इक्वेशन, P1V1 इज इक्वल टू P1, मतलब N जो है तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, P1V1 बाई T1, P2V2 बाय P1, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोग देख लो। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, जितने भी तुम्हारे टोटल, जितना भी तुम्हारा पार्शियल प्रेशर है अप्लाइड बाय एनी गैस, P1 P2 P3, इन सबको ऐड कर दो, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा दोस्त, पार्शियल प्रेशर क्या, PI, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो दोस्त कभी परसेंटेज निकाले हो, बस वही करना है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें परसेंटेज निकालनी है, मान लो एक्स को तुम्हारा क्या है परसेंटेज, बस 100 से मल्टीप्लाई मत करना है यहाँ पर बाई टी टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे, आपने कितने मार्क्स लाए आपके अपने एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप लोग सब बहुत होशियार हो सब लोग, तो मान लेते हैं आप लोगों के 700 मार्क्स आए आउट ऑफ 720, तो ये क्या है, जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, तो ये क्या है सर, जो प्रेशर ए गैस ने लगाया, 720 क्या है टोटल मार्क्स, तो सर टोटल प्रेशर, ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो ये परसेंटेज हो जाता, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया 100 से, ठीक है दोस्त। अब आ जाओ वॉन्डर वॉल इक्वेशन पे, तो क्या है भाई, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी, दोस्त ये याद रखना, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट आती है भाई, बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछता है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, देखो सिंपल सी बात, पीवी बाई एनआरटी जानते हैं ना हम, ठीक, अब एक बस छोटा सा इसमें दिक्कत है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में बस एक छोटी सी दिक्कत, पीवी को साथ रख दो, आरती को नीचे कर दो, ठीक है, पीवी को साथ रख दो, आरती को नीचे, अगर आप 1 मोल गैस के लिए कर रहे हो तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर आप
n मोल्स ऑफ गैस पे कर रहे हो तो NPV/RT, NPV/RT। ठीक, चलिए। अच्छा, वर्क डन कैसे निकालते हैं सर? बहुत बेसिक सी बात कर दी आप। फोर्स अप्लाइड बाय इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है सर, है ना, डिस्टेंस मूव्ड। ठीक। अच्छा, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चलो, तो ये हो गया भाई वर्क डन बाय द सिस्टम। चलो अब एक बात देखना, यहाँ पर एनर्जी टर्म देखना भाई, एनर्जी टर्म देखना। तुम सिर्फ ये सोचना, ठीक है, मान लेते हैं मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ, तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। तो तुम किस में जा रहे हो, नेगेटिव में। ठीक। अगर मैं तुम पे कोई काम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं तुम पे काम कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर की एनर्जी और तुम्हारे अंदर का दिमाग क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव। तो भाई सिंपल सी बात, अगर कोई चीज आप काम करते हो तो आपकी एनर्जी लॉस होती है, ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव। और अगर आपके ऊपर कोई काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक। चलो नेक्स्ट भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई डब्ल्यू, डेल्टा ई बाई डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा ई बाई डब्ल्यू। ठीक, चलिए अब सब देखो, अगर मैंने हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, अगर सिस्टम ने एब्जॉर्ब की तो क्या उसने एनर्जी ली, मतलब सर पॉजिटिव। हीट गिवन बाय द सिस्टम, मतलब हीट अब सिस्टम दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, ठीक है, चलें भाई फिर आगे। चलो, ये तो हो गया आपका H इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई डब्ल्यू। अगर अब आपको H निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखो दो फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और अगर आपको पी डेल्टा वी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में नहीं पता, तो आप एक काम और भी कर सकते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। दो फॉर्मूला होते हैं आपके डेल्टा एच के। देखो, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये लगाओ, अगर तुम्हें रिएक्शन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मतलब मान लेते हैं कोई रिएक्शन दी हुई है तुम्हें डेल्टा ई पता है, तो क्या डेल्टा एन जी निकाल लोगे, आर टी तुम्हें पता ही है, तो भाई क्या अपने आप आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलो अब आ जाओ दोस्त, सीवी क्या होता है तुम्हारा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dt क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो भाई अगर मुझे डेल्टा ई मतलब मुझे डेल्टा ई अगर कैलकुलेट करना है तो मेरे पास दो तरीके हुए अब। क्या सर, एक तो आप एन सी वी डी टी कर सकते हो, डेल्टा टी कर सकते हो, या तो दोस्त एन सी पी बाई डेल्टा टी भी तो कर सकते हैं ना अपन। तो एन सी पी बाई डेल्टा टी भी अपन कर सकते हैं। सी पी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, सी वी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके सर, चलो। हाँ, तो भाई सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर फॉर ऑलवेज, और सी पी और बाय सी वी कर दिए तो ये गामा बन जाता। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। एंडोथर्मिक है तो क्या, डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन। ठीक, हीट ऑफ कंबशन कैसे करते हैं दोस्त, Z क्या हो गया तुम्हारा, हीट कैपेसिटी जो अभी बताया तुम्हें, CV। Q क्या है तुम्हारा, रेज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा T मान लो, और ये क्या है आपका, मोल्स। ठीक है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो ये क्या हो गया, N। तो दोस्त क्या मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया वही है, हीट ऑफ कंबशन NCV डेल्टा T या NCP डेल्टा T। दोस्त इसे कहते हैं थोड़ा सा अपना बेसिक लगा करके क्वेश्चन को मतलब फॉर्मूलाज को डराइव कर लेना, बेमतलब में सारे फॉर्मूलाज याद नहीं करने होते हैं। तो उसके बाद आते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पर। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अगर डेल्टा एच है तो भाई देखो सिंपल सा, सब में याद रखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एक दो एक्सेप्शन है, मैं भी बताता हूँ आप लोगों को 2 मिनट में। सब्लिमेशन एनर्जी के लिए क्या क्या होगा, एक तो आप पहले फ्यूजन करोगे उसका, उसके बाद आप उसकी वेपराइजेशन कर रहे हो, तो ये हो गया। हीट कैपेसिटी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। अगर यहाँ पर आपको N करना होगा तो M हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो भी M हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो भी M हो गया। ठीक है, एनर्जी चेंजेस भाई, अब डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी, ये माना जाता है। ठीक है, कि हम लोग क्या मानते हैं, जो डेल्टा U है, क्या ये U तुम्हें V टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ठीक, और दोस्त क्या तुम्हें, अब सिंपल सी बात है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तुम्हारा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है तुम्हारा।
तो अब देखना दोस्त, इंथैल्पी के लिए क्या H इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डेल्टा U प्लस PW लिख सकते हैं, वर्क डन। ठीक, अब क्या PW को क्या डेल्टा NG/RT भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को अभी 10 मिनट पहले बताया था बस। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, डेल्टा S क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाय टाइम, ठीक है, बाय टेम्परेचर सॉरी। तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा G को कैलकुलेट करने का, डेल्टा G इज इक्वल टू, जो पिछले साल ही आया है आपके एग्जाम पेपर में, RT log K, या log K की जगह, सॉरी गलत है ये, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है RT माइनस RT ln की, इसकी ln की। ठीक दोस्त, अब देखना, अगर ये ln की हो गई तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा G अगर आपकी वैल्यू लिखनी हो तो क्या ln हटेगा तो log आएगा, तो क्या माइनस 2.303 RT log K, RT log K, RT log K। ठीक है दोस्त, अब आ जाओ, अब देखना एकदम सिंपल, गामा को याद मत रखना, बाकी देख लो, मोनो एटॉमिक है तो 5r/2 3r/2। ठीक, तुम एक ही को याद रख लो, 3r/2 5r/2 3r, +1 करते चले जाओ, तुम्हें क्या मिल जाएगा अपना Cp। ठीक, और अगर इन दोनों को Cp/Cv कर दिया तो तुम्हें क्या मिल गया, Cp/Cv कर दिया तो तुम्हें क्या मिल गया, वो गामा की वैल्यू। ठीक है, अब आ जाओ दोस्त यहाँ पर एटॉमिक AO ऑफ फर्स्ट एटम, AO ऑफ सेकेंड, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, ये रहने दो, VSEPR थ्योरी। ठीक, देखो 2 3 4 4, अब देखो भाई ये तुम्हारा एकदम सिंपल टाइप में मैंने वो दिया हुआ है, देखो कितना है तुम्हारा बॉन्ड बॉन्ड मतलब तुम्हारे बॉन्ड पेयर्स कितने, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक, अब 4 को ही क्या डिवाइड कर सकते हैं हम 3:1 में, लोन पेयर आ गया एक, फिर क्या 2:2, फिर क्या 5 में आ जाओ 5:0, 2:3, और ये क्या है लास्ट में तुम्हारा 6/0। तो भाई ये तुम्हारे शेप्स होते हैं। ठीक, ये हमारा सबसे सिंपल होता है भाई, देखना हम लोग बस देखो, 2 है तो लीनियर हो जाएगा, 3 है तो प्लेनर हो जाएगा, 4 है भाई तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा नेचर में, तुम्हें पता है ये सब। ठीक है, अब आ जाओ 3:1 है तो भाई क्या तुम्हारा, इसको इग्नोर मार दो, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब 2 हो गए तो तुम्हारा क्या H2O का याद आ रहा है भाई, तो क्या हो जाएगा वी शेप्ड। 5 है भाई तो क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखना ये क्या लीनियर हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, सिंपल सा कहानी खत्म। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देखो दोस्त अब सिंपल लिखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पर, सबसे पहले होती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, फिर है तुम्हारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और बीच में क्या आ रही है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसी के बेसिस पे आप आईपी भी बता सकते हो, जो कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि O2 में और O2O में अगर इन दोनों में आईपी कंपेयर की जाए तो आप कैसे करोगे। दोस्त अगर O2 की बात करूं मैं, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जा रहा होता है, कहाँ जा रहा होता है, जल्दी बताओ, क्या इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो 14 तक तो कैंसिल कर देते हैं, 15 16। ठीक, ये तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो अगला इलेक्ट्रॉन है क्या ये तुम्हारा फिर से क्या ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन में होगा तो क्या वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब तुम खुद ही बता दो दोस्त, कहाँ से एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्या यहाँ से तुम्हें एनर्जी लेना ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू हेयर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा O2 का आईपी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोग ये भी समझ गए XA इज इक्वल टू YB गिव्स अस MC प्लस ND। ठीक, दो सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल से सोचना, प्रोडक्ट D C, क्या करें, C का वो क्या है स्टोइकियोमेट्री, इसका रेशियो कर, उसका पावर चढ़ा दो, A के ऊपर क्या X, Y के ऊपर क्या B, सिंपल। ठीक, ऐसी सेम चीज प्रेशर के साथ भी। अच्छा अब एक चीज देख लेना, एक अंकल है मेरे केपी अंकल ने क्या कहा, कैसी है आरती डेल्टा एनजी, कैसी है आरती डेल्टा एनजी। ठीक है, चल अब देखना दोस्त, अगर तुम्हारे डेल्टा एन 0 से ज्यादा हो तुम्हारे अंकल बड़े होंगे। ठीक, अगर तुम्हारे डेल्टा एन 0 से बड़ा हो जाए तुम्हारे अंकल बड़े होंगे, अगर डेल्टा एन तुम्हारा कम हो जाए तो अंकल छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ओके, डेल्टा एन अगर 0 तो के सी इज इक्वल टू के पी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब भाई के सी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट फॉरवर्ड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसे इग्नोर कर सकते हो दोस्त। देखो अब देखो आ जाओ भाई, देखना सिंपल से 2 फॉर्मूला याद करा रहा हूं, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हुआ। H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा, एक फॉर्मूला तुम्हारा ये हुआ, इससे ही तुम सब कुछ डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ठीक,
अगर अब तुम्हें एच और के प्लस में रिलेशनशिप निकालना है तो इसी के इन दो बेसिस के फॉर्मूलाज पे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक, एक मिनट, ये फॉर्मूला मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। तो इसमें ठीक, तो सी अल्फा स्क्वायर याद रखो, ठीक है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला एक ही याद रखो, बेमतलब में हम भीड़ भाड़ में नहीं जाने वाले, ठीक है। चलो अब दोस्त देखना, पीओएच का मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग एरिथम ओएच माइनस, तो लॉग ओएच क्या हो गया पीओएच। पीके क्या होता है, लॉग माइनस लॉग पीके। चलो अब दो, अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स कर रहे हो, इफ यू आर मिक्सिंग टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो सिंपल सा एक काम देखो दोस्त, एक बात तय है कि यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या दोनों के दोनों H प्लस ही दे रहे हैं, तो तुम क्या ऐड कर दोगे, है ना। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन कैसे निकाली जाए सर, N1V1 प्लस N2V2, उसके बाद तुम्हें अगर वो निकालना है तो भाई वॉल्यूम से जो टोटल वॉल्यूम है डिवाइड कर दो, तुम्हारा N3 आ जाएगा। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब आ जाओ दोस्त फॉर एसिड, अब बफर के लिए दोस्त एकदम सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग आज के बाद। एसिड में क्या नापना होता है, पीएच, तो क्या मिलेगा तुम्हें, पीके लॉग, ऊपर सॉल्ट नीचे एसिड, ऊपर सॉल्ट नीचे एसिड, ठीक। अब आ जाओ भाई बफर पीओएच में, तो बेसिक में क्या पीओएच नापते हैं सर, बिल्कुल सर। अगर पीओएच नाप रहे हो तो क्या हो जाएगा सर, पीके प्लस लॉग क्या सॉल्ट, ठीक। ठीक, कोई डाउट है यहाँ तक। अब आ जाओ पीएच ऑफ बेसिक्स बफर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पीएच ऑफ बेसिक ऑफ वेफर ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तुम ऐसे ही समझ गए ना, यहाँ से अगर पीओएच है तो भाई माइनस करके अपना निकाल लेना, ये कोई फॉर्मूला काम का नहीं था वाला। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल इनटू 7 सिस्टम्स, आ जाओ भाई, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहाइड्रल, ट्राइक्लिनिक। देखो अब तेरी क्यों तेरी और क्यों तेरी और, हाँ चलो, क्यों तेरी और क्यों तेरी और, ठीक है, इसको उल्टा कर लेना, यहाँ पर टेट्रागोनल और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थोरैम्बिक, ठीक है। क्यों तेरी और मेरी रहे तेरी हन्नी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, क्यों तेरी और मेरी रहे तेरी हन्नी, है ना, मेरी रहे तेरी हन्नी, ठीक है दोस्त। देखना अब ए बी सी इज इक्वल टू, तीनों इक्वल है, फिर ये, ठीक है, फिर ऐसे ए बी एंड नॉट इक्वल टू सी। अब आ जाओ दोस्त एनालिसिस ऑफ क्यूबिकल सिस्टम, प्रॉपर्टी में ये क्या है, सिंपल बीसीसी एफसीसी। देखना दोस्त सब सिंपल सा, एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करनी है, मैं तुम लोगों को एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ दोस्त। क्या ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक। अब यहाँ देखना, अगर जब आपकी शादी होगी, है ना, तो देखो जो आपकी वाइफ होगी बीवी मिलेगी, जो बी है, बी से क्या है बीवी, बीवी किसमें मिलेगी 3D में, ठीक है। तो क्या होगा भाई, √3a इज इक्वल टू 4r। फेस जो है आपका, फेस आप किसमें देखते हो, जब शादी होने से पहले जो फेस देखोगे उसका, अगर अरेंज मैरिज होती है तो किसमें देखोगे भाई, √2a इज इक्वल टू 4r, मतलब 2D में, ठीक। तो भाई नंबर ऑफ सेल्स इन 1 2 और 4, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 12 52%, 68 74। भाई पैकिंग एफिशिएंसी का बस एक फॉर्मूला देख लो छोटा सा, क्योंकि पूछा जाता है, z इंटू 3 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ठीक है। नंबर ऑफ वॉइड्स कुछ मतलब नहीं है, ऑक्टाहेड्रल में कुछ नहीं भाई, बस एफसीसी में प्रेजेंट होता है 4 और 8, ठीक। अच्छा एक मिनट और, ओटी याद आ रहा है, ओटी ऑपरेशन थिएटर भाई, जहाँ पे तुम लोग ऑपरेशन करने जाओगे, तो ऑपरेशन ओ पहले आ रहा है तो 4 और थिएटर बाद में आ रहा है, टी बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 8, ठीक। चलो नेबरहुड ऑफ अ पार्टिकल, ठीक। देखो दोस्त नंबर ऑफ 6 8 और ये 12 मैंने अभी बताया था, ठीक। चलो अब डिस्टेंस दोस्त मैंने पहले अभी बताया, ए इज इक्वल टू 2r कर दो, ठीक। तो नियरेस्ट डिस्टेंस हमेशा याद रखना, नियरेस्ट डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये नियरेस्ट डिस्टेंस हमेशा होती है तुम्हारी 2r, ऑलवेज ऑलवेज, कभी भी किसी क्वेश्चन में नियरेस्ट डिस्टेंस पूछे तो 2r मान के चलना। बीसीसी है दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ठीक। मैंने क्या बताया, बीवी कैसे मिलेगी तुम्हें 3D में, 4r कर देना, ठीक। और भाई फेस तुम्हें कैसा दिखेगा,
डेंसिटी भाई फॉर्मूला देख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मास ए क्यूब बाय एन ए। आयनिक क्रिस्टल्स की बात करूं तो देखो जनक तेरी और क्यों, पहले देखो जनक तेरी, जनक नाना कहें, जनक नाना कहें तो नाना से क्या हो जाएगा NaCl, तेरी और क्यों, ठीक। तो 0.225 टू 0.414, ये तुम्हारा 414 तो ये और ये 1। अब दोस्त ये याद रख लेना 3 में तुम्हारा 0.115 टू 0.225, वैसे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं होता वाला तुम्हारा, ठीक है। रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैसे भाई रेट ऑफ वेलोसिटी दिखाओगे, रेट मतलब तुम्हें देखो एक बात हमेशा पता होती है, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंसंट्रेशन किस में होती है, मोल पर लीटर में, टाइम किस में होता है तुम्हारा सेकंड में, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोस्त देखो जो तुम्हारा यहाँ पर P प्लस क्यू है ना, ये क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर लिखना जानना हो तो ये देखना क्या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन रेस टू इट्स M1 मतलब स्टाइक्योमेट्री, B रेस टू इट्स कंसंट्रेशन ऑफ M2। अब M1 एंड M2 क्या है, ये तुम्हारा जो तुम्हारे ये जो रिएक्शन है ना, ये या तो तुम्हारी एलिमेंट्री रिएक्शन हो ये, ठीक है, तभी लगाना ये फॉर्मूला। चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एकदम सिंपल सी बात देखना, KT इज इक्वल टू C नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ये एक फॉर्मूला याद रखना बस, और कुछ मत याद रखना यहाँ पर, ठीक। T हाफ बोले तो तब भी यहाँ से निकालना, T हाफ बोले तब भी यहाँ से निकालना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो भाई इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डेली तुम लोगों को करा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के 5 PM पर नीट अकेडमी चैनल पर, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और 7:30 और 8:30 पर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं, और रात में 11 बजे मैं कराता हूँ आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, आप लोग मुझे वहाँ पर ढूंढ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा अनअकैडमी का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्त 2.303 देखो सिंपल, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A इनिशियल बाय A फाइनल कंसंट्रेशन बस, ठीक बस। T हाफ का वैल्यू सिंपल से याद रखना, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय K, 0.693 बाय K, बस खत्म कहानी। T एवरेज का कोई मतलब नहीं होता। आ जाओ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर, ठीक। देखो भाई ये तुम्हारा सिंपल है टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। देखो दोस्त A माइनस एक्स ये हो जाएगा एक, और एक ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला चाहो तो याद करना, वरना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेखा है, देखो सूडो मतलब क्या, तुम्हें A प्लस बी देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मेरे इन्वॉल्व होंगे, मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो A की पावर 1 B की पावर 1, तो यहाँ पे तुम्हें लग क्या रहा है ऑर्डर 2, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा फन। तो ये क्या होती है तुम्हारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के ही करना। फर्स्ट ऑर्डर में तुम्हें एक चीज खास मिल जाएगी, जैसे रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन किए ना हमने, कि अगर 100 है तो 100 ग्राम तुम्हारा 50 में कन्वर्ट हो रहा है, 50 ग्राम तुम्हारा 25 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या टी हाफ लगेगा उतना ही, या यहाँ पर भी टी हाफ लगेगा तुम्हारा उतना ही, ये सब मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, ठीक है। चलो फॉर एनी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट। अब एक चीज देखो, तुम्हें बस याद रखनी है राइट माइनस लेफ्ट, कहानी खत्म। वो भी किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का, SRP का राइट माइनस लेफ्ट याद रखना है बस, राइट। अच्छा अब एक चीज देखना, एनोड बता रहा हूँ, ठीक है। एनोड में एक टर्म याद रखना लोन, L से क्या हो जाएगा लेफ्ट, O से क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन होता है इस प्लेटफॉर्म पर, A से क्या हो जाएगा तुम्हारा A मतलब एनोड, N से क्या निगेटिव, तो क्या तुम्हारा एनोड हमेशा निगेटिव होता है, ठीक। चलो अब दोस्त देखना डेल्टा G इज इक्वल टू NFE नॉट सेल, ठीक। अब ये देखो भाई ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला मैं तुम लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया हूँ, आरती एलन की ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को 10-15 मिनट पहले भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को 10 मिनट पहले भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। अब देखना दोस्त यहाँ पर एट केमिकल इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0, ई सेल इज इक्वल टू 0, ठीक। ये सब अब कुछ नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन नर्स्ट इक्वेशन देख लो, अच्छा नर्स्ट इक्वेशन रह गई तुम्हारी, ठीक है। दोस्त देखना एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, लॉग के इक्विलिब्रियम लिखा है ना, बस तुम यही याद रखना। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में अब होंगी दो चीज़ें, एक तो होगा जैसे मान लेते हैं तुम्हारा कॉपर +2 व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक,
तो ये क्या तुम्हारा कॉपर में कन्वर्ट होगा और जिंक में तो कन्वर्ट होगा +2 में। सर अब एक बात बताइए, क्या तुम्हारा जिंक +2 है मेरे भाई? बिल्कुल सर। क्या सर हमारा जिंक +2 है सर? बिल्कुल सर। अगर आपका ये जिंक +2 है, अगर ये आपका जिंक +2 है, तो सर अगर ये जिंक आपका +2 में है, तो ये क्या आपका, इसका तो कोई ना कोई कंसंट्रेशन आपको पता होगा, दिया जाएगा क्वेश्चन में। क्या ये सॉलिड है तो उसका क्या 1 लिखेंगे हम, तो मैं डायरेक्टली Zn+2 बाय कॉपर लिख दूँ यहाँ पर, कॉपर +2। क्या ये चीज़ आज के बाद कंफ्यूज करेगी तो मैं? बिल्कुल नहीं, नो सर, नॉट एट ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। ठीक, ये मैंने अभी बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बता दिया भाई। कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE सेल। तो इसी के बेसिस पे आप बताओगे कि सेल आपकी वायबल है कि नॉन वायबल। मतलब अगर आपका E0 सेल, अगर आपका ई सेल, अगर आपका ई सेल आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक, तो ये सेल कैसी होगी? नॉन वायबल, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी, तो ये आपका नॉन वायबल हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपका -NFE0 सेल है ना, लेकिन यही अगर आपका क्या हो जाए, E0 सेल कैसा हो जाए आपका, क्या हो जाए? पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा भाई? वेरिएबल। ठीक, चलो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई डी टी, तो क्या लिख सकते हैं? NFDE सेल बाई डी टी। ठीक, चलो CP ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं? DH बाई डी टी। ठीक, तो अभी ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं हल्का हल्का, बाकी इतना ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता है तुम्हारा। अब आ जाओ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? वेट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। ठीक, Z क्या है तुम्हारा? इक्विवेलेंट वेट। ठीक, सॉरी Z तुम्हारा ये हो गया, Q क्या होता है? चार्ज, I इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक, सेकेंड लॉ भाई क्या कहता है? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू द टू द ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट। ठीक, तो भाई I इंटू टी इज इक्वल टू इंटू करंट एफिशिएंसी फैक्टर बाय 96500। ठीक है, करंट एफिकेसी इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ डिपॉजिटेड बाय थ्योरेटिकल मास डिपॉजिटेड, ये होती है करंट एफिशिएंसी। अब आ जाओ कंडक्टेंस क्या होता है। देखो कंडक्टेंस क्या हम जानते हैं, क्या 1/1 रेजिस्टेंस। देखना सारे फॉर्मूला एक बार में याद करा दे रहा हूँ, बस इतना तुम्हें आना चाहिए। R इज इक्वल टू रोले ए, L बाई ए क्या है तुम्हारा? सेल कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है सर। अच्छा R को हम क्या कहते हैं? क्या मैं R को मैं क्या कहूँगा? इससे डोनोट करूँगा या G से डोनोट कर दूँ? ठीक, इसको भाई, इसको मैं किससे डोनोट करूँगा? ठीक है, कप्पा से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी किससे डिनोट करूंगा? कप्पा से। ठीक, चलो दोस्त, अच्छा देखो, क्या मुझे R की वैल्यू पता है? अगर मुझे G निकालना हो तो क्या मैं सर A बाय L कर दूं, सेल कांस्टेंट आपका इनवर्स है, बाय 1/5 इज इक्वल टू 1/R। 1/R क्या हो जाएगा? 1/G। ये क्या है आपका? O है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कप्पा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? G, ये क्या हो जाएगा आपका? कप्पा इंटू सेल कांस्टेंट, या A बाय L हो जाएगा। ठीक है, चलो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। और सेम भाई अगर आप मोलैरिटी कॉन्वेक्ट क्या हो जाएगा? ठीक, कोलरॉश लॉ क्या कहता है भाई तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? लैम्डा एम एट कंसंट्रेशन, लैम्डा एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू बी बाय सी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए n प्लस बाय लैम्डा प्लस लैम्डा n माइनस ये। ठीक, to calculate degree of dissociation of weak electrolyte। ठीक, आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, V क्या है तुम्हारा? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो म्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेलोसिटी बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इससे। और बाकी अगर आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत आए, होता है भाई कि जल्दीबाजी में या कभी कहीं कोई आपको फॉर्मूला परेशान करे कि नहीं सर ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो हो सकता है भाई, हम भी इंसानी है। ठीक है, तो बाकी तुम लोगों को कोई दिक्कत आए तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन को बिल्कुल ना भूलें। और बाकी प्यार बरसाओ दोस्तों, जैसे आप लोग बरसा रहे हो ना अकेडमी पर और मतलब हर जगह प्लेटफॉर्म पर, तो वैसे यहाँ पर भी प्यार बरसाएं नीट मंत्रा पर।
ठीक है, हम लोग आप लोगों की ऐसी हेल्प करते रहेंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, बाकी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो यार, बाकी ज़्यादा दिन तो रह नहीं गए हमारे पास। ठीक, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ते में भी क्या 6 दिन मान लो। ठीक है, तो भाई 11 PM पर मेरी सेशंस होते हैं, कहाँ पर, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, इनऑर्गेनिक का। और नीट अकेडमी चैनल पर मेरा क्या चलता है, फिजिकल और ऑर्गेनिक। टाइमिंग है 5 PM, और ऑर्गेनिक का क्या टाइमिंग है सर, 8:30 PM। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, 33,000 क्वेश्चन के मैंने 3000 क्वेश्चन सीरीज में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चलो बाय दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग सब आपके साथ हैं। विकास सर, मैं हो गया, सौरभ सर हो गए आपके। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।